माँ सरस्वती के इस प्रांगण में आप सभी बच्चों का नमस्कार, अभिवादन। पाठ योजना। अब पाठ योजना का सबसे पहले इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसे हमें समझना पड़ेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब जो पाठ योजना का सबसे पहले विचार दिया गया था, वो गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया। अब गेस्टाल्टवादियों के नाम आपने सुने हैं। गेस्टाल्टवादियों में एक थे वर्दीमर, दूसरे थे कोफका और तीसरे थे कोहेलर। इन तीनों ने मिलकर के गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। अब इस गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को ध्यान में आता हो कि इसके 5 नाम हैं। एक तो गेस्टाल्टवाद, दूसरा समग्रता का सिद्धांत, तीसरा सूझ का सिद्धांत, चौथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और 5वां इसको कहते हैं पूर्णता का सिद्धांत। इसे सूझ का सिद्धांत क्यों जाना गया, इसे समग्रता का सिद्धांत क्यों जाना गया, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्यों कहा गया, इसे पूर्णता का सिद्धांत क्यों कहा गया, तो ध्यान में आता हो सेकंड ग्रेड की आरपीएससी में प्रश्न भी आया था कि जो इन्होंने प्रयोग किए थे वो एक चिंपांजी पर प्रयोग किए थे, और चिंपांजी का नाम जो सुल्तान रखा गया था, वो सुल्तान बच्चों किसके द्वारा रखा गया था, कोहेलर के द्वारा रखा गया था। वो सुल्तान एक चिंपांजी है। अब सुल्तान से हमें समझना पड़ेगा कि सुल्तान उस समय बादशाही का नाम है, यानी इन्होंने चिंपांजी को क्या बना दिया, एक बादशाह बना दिया। अब क्लास में यदि हम देखें तो इस सिद्धांत का हमें उपयोग करना चाहिए। क्लास में स्थिति को अपन देखें तो कई बार अध्यापक बड़े गलत नामों से बच्चों को संबोधित करते हैं। एक अध्यापक कहता है, अरे वो आज मूर्खानंद नहीं आया क्या, अरे मूर्खों का राजा नहीं आया क्या, अरे गधा प्रसाद नहीं है क्या। इस प्रकार के अनेकों शब्द यूज में लिए जाते हैं जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। बच्चों को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें क्लास में अच्छे नाम से संबोधित करना चाहिए। यदि हम देखते हो मदारी का गेम हमने देखा है, मदारी के गेम में जो मदारी है उसके पास एक बंदर है और एक बंदरिया है। बंदर का नाम वो रामलाल श्यामलाल रखता है, तो बंदरिया का नाम वो राम प्यारी बसंती के नाम से संबोधित करता है। जब आप देखते हैं कि जो राम प्यारी है वो अपने पियर जा चुकी है, तो रामलाल जब उसे लेने जा रहा होता है तो मदारी डुमडुबी बजा करके, डमरू बजा करके उसको भेजता है। तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक लाठी होती है, उस पर एक डंडा जो पोटली है वो लगी हुई होती है, और वो शान से जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि मदारी क्या कह रहा है उसको, मदारी कह रहा है उसको कि रामलाल चल दिए हैं अपनी राम प्यारी को लाने के लिए, तो शान से जा रहा है। काश वो मदारी कह रहा होता कि बंदर चल दिया है बंदरिया को लाने के लिए, तो फिर वो नहीं जाता। ये बात हमें यहां समझनी पड़ेगी इस गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से कि हमें अपने बच्चों को अच्छे नाम से ही संबोधित करना है। अब इसका प्रयोग गेस्टाल्टवादियों ने भी किया था, आप भी कर सकते हैं। ये आपके जीवन में भी गुजरा हुआ है। एक छोटा बालक लीजिए, उम्र कोई 6, 7, 8 वर्ष की हो सकती है। सबसे पहले उसके मनपसंद चीज चेक करिए, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों ने भी सबसे पहले मनपसंद चीज उस सुल्तान की चेक की थी, तो ध्यान में आता हो केला। तो फिर उस बच्चे के मनपसंद चीज भी चेक करनी होगी हमें। हो सकता है उस बच्चे को 5 स्टार चॉकलेट बेहद पसंद हो, तो फिर आप उस 5 स्टार चॉकलेट को बच्चे की हाइट को ध्यान में रखते हुए कुछ ऊंचा रख दीजिए। बच्चा क्या करेगा उसे प्राप्त करने के लिए? उछलेगा। तो फिर उस सुल्तान ने भी क्या किया था, उस केले के गुच्छे को प्राप्त करने के लिए उछला था। जब उछलने के प्रयास करने के बाद उसे नहीं प्राप्त कर पाता है, तो फिर उस बालक की अंतर्दृष्टि आती है, सूझ विकसित होती है। बालक कुर्सी को खिसका के लाएगा, कुर्सी पर चढ़ करके फिर उस चॉकलेट को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा। तो सुल्तान ने भी क्या किया
कि कक्ष के अंदर जो संदूकें रखी गई थी उनमें से एक संदूक को खिसका के लाया और उस पर चढ़ करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं कर पाया। फिर वो बच्चा क्या करता है, बच्चा हो सकता है एक कुर्सी के ऊपर एक कुर्सी रखे, हो सकता है स्टूल रखे, तकिया रखे, और तब तक रखेगा जब तक उस चॉकलेट को प्राप्त नहीं कर लेगा। तो उसी प्रकार उस सुल्तान ने क्या किया, एक के ऊपर एक संदूक रखता हुआ चला गया और तब तक चलाता रह गया जब तक उसने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि विकसित होती है, सूझ उसके अंदर आती है, तो ध्यान में आता हो कि उसने सारी संदूकों का उपयोग किया था, इसलिए उसे समग्रता का सिद्धांत कहलाया। और कार्य चूंकि उसका पूर्ण हुआ था, लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वो पूर्णता का सिद्धांत कहलाया। जब इन गेस्टाल्टवादियों ने इस पूर्णता के सिद्धांत को दे दिया, और वो क्या देख रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं वो शिक्षक बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी लिखित योजना के शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उनके मन में एक विचार आया। वो विचार क्या है कि यदि हमारे अध्यापक को कक्ष में पूर्ण कार्य करना है तो फिर उसे सभी को सम्मिलित करते हुए कक्ष की एक योजना बना लेनी चाहिए, जिसे क्या कहा गया, पाठ योजना कहा गया। इस पाठ योजना के दो नाम और याद रख लीजिए। इस पाठ योजना को हम प्रकरण की योजना भी कहते हैं, क्योंकि टॉपिक की हम प्लान करते हैं टॉपिक का, इसलिए उसको कहते हैं प्रकरण की योजना। और दूसरा नाम है से एक कालांश की योजना, चूंकि एक कालांश के लिए बनाई जाती है इसलिए इसे क्या कहा गया, कालांश की योजना कहा गया। तो फिर यहाँ प्रश्न है कि भाई जो पाठ योजना है वो किन विचारों की देन है, तो ध्यान में आता है कि मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं की देन है। इसे कौन से विषय से जन्म मिला, तो फिर याद रखिएगा क्योंकि मनोवैज्ञानिक विचारधारा है तो जन्म भी इसको मनोविज्ञान विषय से ही मिला है। किस सिद्धांत पर आधारित रही है, तो ये जो पाठ योजना है आपकी वो पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित रही है। अब विचार तो दे दिया गेस्टाल्टवादियों ने, लेकिन इसे जन्म देने का काम किया, वो जन्म देने का काम किया है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। मनोवैज्ञानिक आगे हमारे बीच में, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने गेस्टाल्टवादियों के विचार जो अमूर्त है, विचार सदैव अमूर्त होता है, उस विचार को मूर्तता प्रदान की। सबसे पहले इसकी रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा प्रस्तुत की 5 पदों को लेकर के, इसलिए कहलाई हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अब हर्बर्ट की ये पंचपदीय प्रणाली क्या है उसे अपन देखें तो 5 पद इन्होंने यहां पर इसके रखे हैं जो इनके मूल पद कहलाए हैं, जिसमें पहला पद था इनका प्रस्तावना, दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण, तीसरा था इनका व्यवस्था, चौथा था इनका तुलना, और 5वां था सामान्यीकरण। ये 5 पद थे इनकी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, सामान्यीकरण। जब इन 5 पदों को लेकर के गेस्टाल्टवादियों के विचार को पूरा करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए, तो फिर इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन क्या था कि व्यवस्था को प्रस्तुतिकरण के अंदर समाहित कर दिया। उस स्थिति में इसके पद कितने रह गए, 4 पद रह गए। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण, अब जब ये 4 पद आ गए तो इसे वापस पंचपदीय प्रणाली के रूप में बनाना था, और वापस इसको पंचपदीय प्रणाली के रूप में बनाना था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वयं इसमें संशोधन करते हुए, उनका कहना था कि जो सामान्यीकरण बच्चों के सामने हो गया, जो ज्ञान बच्चों के बीच में पहुंच गया, सब बच्चों के बीच में आ गया, तो उस ज्ञान का बच्चे क्या करें, भविष्य में उपयोग करें। इसलिए उन्होंने अंतिम पद यहां पर कह दिया प्रयोग। अब 2 स्थिति आ गई। जो मूल पद हैं, मूल पद में यदि हम देखें तो अंतिम पद सामान्यीकरण था, लेकिन जब संशोधन इन्होंने कर दिया तो संशोधन के अनुसार इसका अंतिम पद हो गया प्रयोग। ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी परीक्षा के अंदर।
कई बार प्रश्न आता है, क्रम से पूछा जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली के पदों का सही क्रम है, तो वो सही क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि मूल पद पूछे जाते हैं तो ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, और संशोधित पद पूछे जाते हैं तो ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी इस पंचपदीय प्रणाली को हमारे सामने रख दिया, किंतु ये पंचपदीय प्रणाली भी गेस्टाल्टवादियों के विचार को पूरा ना कर सकी। तो फिर इसमें दो और मनोवैज्ञानिक आए, B.S. ब्लूम और दूसरे हैं एवं H.C. मॉरिसन। ब्लूम क्या कहते हैं यहां पर? ब्लूम कहते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्यमूलक प्रक्रिया है, और यदि इस हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली को देखें तो इसमें कहीं उद्देश्य नजर नहीं आते हैं, अर्थात ये तो निरुद्देश्य हो गई, जबकि इसके माध्यम से हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं? शिक्षा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको उद्देश्य पूर्ण बनाना होगा, इसे उद्देश्य मूलक बनाना पड़ेगा। तो B.S. ब्लूम ने इसे उद्देश्य मूलक बनाने के लिए इसमें शिक्षण उद्देश्यों का समावेश किया। तो ये प्रश्न आ जाता है कि पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य किसके द्वारा रखे गए? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो रखे गए वो B.S. ब्लूम के द्वारा रखे गए। अब B.S. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य दे दिए, उद्देश्य बहुत अच्छे हो गए, किंतु उसके बाद भी ये प्रोसेस है, ये 5 पद हैं, जब पूरा गेस्टाल्टवादी के विचार को पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर मॉरिसन ने इसमें संशोधन किया। मॉरिसन कहते हैं कि जो व्यवस्था प्रस्तुतिकरण के अंदर समाहित की गई है वो स्पष्ट होनी चाहिए। व्यवस्था शब्द का तात्पर्य स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था तो एक व्यापक है। देश की व्यवस्था भी हो सकती है, राज्य की व्यवस्था भी हो सकती है, जिले की व्यवस्था भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था भी हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था। तो ये व्यवस्था तो व्यापक रूप में ली जाती है। यहाँ मॉरिसन कहते हैं कि व्यवस्था शब्द से तात्पर्य कक्षा कक्षी व्यवस्था से होना चाहिए, क्योंकि जो ये पाठ्य योजना बनाई जा रही है वो कक्षा कक्षी बनाई जा रही है। अब जब व्यवस्था की बात इन्होंने रखी तो व्यवस्था के स्थान पर क्या जोड़ा उसे ध्यान देंगे। तो वो कहते हैं कि व्यवस्था तभी हो सकती है जब हमारे अध्यापक क्लास में बच्चों के अनुसार पढ़ाएं। व्यवस्था के लिए 2 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो मानवीय संसाधन होने चाहिए, दूसरे भौतिक संसाधन होने चाहिए। अब मानवीय संसाधन में कौन आते हैं? मानवीय संसाधन में अध्यापक और विद्यार्थी आते हैं, और भौतिक संसाधन में आपका कक्षा कक्ष भी आता है, आपके चौक डस्टर भी आते हैं, आपके जो टीचर के पास में, शिक्षक के पास में सामग्री होती है पढ़ाने के लिए, सहायक सामग्री जिसको अपन कहते हैं, वह भी आती है। यदि वो सारी चीज़ें हैं तो हमारा जो शिक्षण होगा वो कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था के स्थान पर 2 बातें कही थी। एक बात कही थी शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री। व्यवस्था के स्थान पर शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री होनी चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण तभी हो सकता है जब सहायक सामग्री अध्यापक के पास में है, और जब दोनों चीजें अध्यापक के पास में है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड अध्यापक पढ़ा रहा है, तो फिर ये मान के चलिए कि कक्षा आपकी क्या होगी? व्यवस्थित होगी। इसके बाद मॉरिसन कहते हैं कि ये तुलना भी इनका स्पष्ट नहीं है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो तुलनाओं को स्पष्ट करने के लिए बच्चों ध्यान में आता हो कि आप पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान रखते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण में फिर नया ज्ञान देते हैं, तो बच्चे का ज्ञान निस्संदेह बढ़ता है तो उससे क्या हो सकती है? उसकी तुलना हो सकती है। तो तुलना के स्थान पर मॉरिसन ने बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्नों को जोड़ा। तो तुलना के स्थान पर जो संशोधन किया है मॉरिसन ने, वो कौन सा संशोधन किया है? तुलना यहां पर हटाई है, और तुलना के स्थान पर बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्नों को इसके स्थान पर जोड़ा गया। इसके बाद मॉरिसन कहते हैं कि ठीक है, ये 2 संशोधन तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा प्रयोग, क्या गारंटी है कि बच्चे घर जाकर के पढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे? उनका नहीं, प्रयोग में भी संशोधन होना चाहिए, और प्रयोग के स्थान पर इन्होंने जो पद रखा वो रखा गृह कार्य। अपन जानते हैं कि जब बच्चे को होमवर्क दिया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा, तो बच्चा घर जाकर के उसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में अगले दिन लेकर आएगा, और अगले दिन लेकर आएगा तो अध्यापक उसकी जांच करेगा, तो फिर उसे काम करना ही होगा। तो प्रयोग में कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन गृह कार्य में क्या थी? निश्चितता थी, गारंटी थी। इसलिए उन्होंने प्रयोग के स्थान पर क्या कर दिया? गृह कार्य रख दिया।
तो ये कहलाती है पाठ योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें ध्यान में आता हो कि पाठ योजना के जो सबसे पहले विचारक हैं, विचार दिया गया था, वो गेस्टार्डवादियों के द्वारा दिया गया। और गेस्टार्डवादियों में याद आता हो कि वर्दीमर, कोफका और कोहलर, इन तीनों ने गेस्टार्डवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा था कि यदि हमारे अध्यापक को कक्षा कक्ष में पूर्ण कार्य करना है तो फिर उसे सभी को सम्मिलित करते हुए कक्षा कक्षीय योजना बना लेनी चाहिए, जिसे पाठ योजना कहा गया, जिसे प्रकरण की योजना कहा गया, जिसे कालांश की योजना कहा गया। इसको ये मूर्तता पे तो नहीं दे पाए, लेकिन मूर्तता में डालने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको मूर्तता में डाला और हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद दिए, इसलिए पंचपदीय प्रणाली कहलाई। और ये 5 मूल पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। लेकिन चूंकि 5 पद इस जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पर खरे नहीं उतरे, उस विचार को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर इन्होंने संशोधन करते हुए व्यवस्था को प्रस्तुतिकरण के अंदर डाल दिया, तो 4 पद रह गए। फिर 5वां पद इन्होंने संशोधित करते हुए प्रयोग का कर दिया। इसके बाद बीएस ब्लूम और मॉरिसन ने इसमें संशोधन किया। ब्लूम कहते हैं कि उद्देश्य के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए पहले से उद्देश्य मूलक बनाना पड़ेगा। तो शिक्षण उद्देश्यों को जो डालने का काम किया है वो बीएस ब्लूम ने किया। उसके बाद मॉरिसन ने संशोधन किया। मॉरिसन ने क्या संशोधन किया कि व्यवस्था के स्थान पर शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री को सम्मिलित कर दिया, तुलना के स्थान पर बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्नों को सम्मिलित किया, और जो प्रयोग है, प्रयोग के स्थान पर मॉरिसन ने क्या कर दिया, गृह कार्य को सम्मिलित कर दिया। तो बच्चों, इसमें से हर बार प्रश्न आता है और ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, एक कंसेप्ट आपका पूरा हो जाना चाहिए, यानी ये है पाठ योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब राजस्थान की परिस्थितियों को हम देखें, राजस्थान की स्थिति को देखें, तो फिर ध्यान में आता होगा आपको कि यहाँ की स्थिति, जम्मू की स्थिति, गुजरात की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति, यूपी की स्थिति एक समान नहीं हो सकती। इसीलिए राजस्थान की परिस्थितियां क्या कहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी पाठ्य योजना किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उस पाठ्य योजना को अपन कहते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उस आदर्श पाठ्य योजना के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, जो बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, उन कंसेप्ट को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है।